Hey guys, I welcome you all to GSN Law। 7 अक्टूबर के डेली लीगल एंड पॉलिटी करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। ये वीडियो एडवोकेट्स, सीए, सीएस और इन सभी प्रोफेशन से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए भी है। और अगर आप यूपीएससी, पीएससी, जुडिशरी या फिर किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे इन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ सकते हैं और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कोरा पे पूछ सकते हैं। आज सबसे पहले पॉलिटी में हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को, जो कि आपका रिवीजन होगा फॉर अपकमिंग यूपी पीसीएस एग्जाम। बात करें सिविल लॉज की तो इसमें हम देखेंगे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के उस जजमेंट को जिसमें एनवायरमेंटल पॉलिसी के रिव्यू जुरिस्डिक्शन पे बात की गई है। एंड लास्टली कॉर्पोरेट लॉ में कस्टम्स एक्ट में जो गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन मेकिंग पावर है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। अब देखिए, आने वाले यूपी पीसीएस एग्जाम और बाकी अन्य एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के उन सारे जजमेंट्स को देखेंगे जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के वेरियस एस्पेक्ट्स के ऊपर बात की गई है। सबसे पहले है 1950 का ए.के. गोपालन केस। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के वैलिडिटी को अपहेल्ड किया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट आर्टिकल 13, 19, 20 या फिर 21 से कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है, बिकॉज इट इज अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब देखिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को इसी ग्राउंड पे चैलेंज किया गया था कि ये इनकंसिस्टेंट है विद दी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और यही चीज आर्टिकल 13 में दी गई है, जबकि आर्टिकल 19 में राइट टू फ्रीडम के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 21 आपको पता ही होगा कि राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है, जबकि आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन की बात करता है। अब ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये 1950 का केस है, जबकि आर्टिकल 22 में मेजर चेंजेस 44th अमेंडमेंट एक्ट से किए गए थे इन द ईयर 1978। और फिलहाल के लिए प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन को काफी ज्यादा स्ट्रिंजेंट बना दिया गया है इन फेवर ऑफ द पर्सन हु हैज बीन डिटेन्ड। बट ए.के. गोपालन के केस के समय पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कुल मिलाके इस केस में कोर्ट ने आर्टिकल 21 का काफी ज्यादा नैरो इंटरप्रिटेशन किया था। फिर इसके बाद आता है 1951 का शंकरी प्रसाद केस। इसमें फर्स्ट अमेंडमेंट की वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था, क्योंकि इस अमेंडमेंट में फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पार्लियामेंट के पास अमेंडमेंट की पावर है अंडर आर्टिकल 368, इट इंक्लूड्स द पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स। फिर आता है 1967 का गोलकनाथ केस। इसमें शंकरी प्रसाद वाले केस को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया और ये कहा कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता और इसके लिए नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जरूरत होगी। इसके अलावा आर्टिकल 368 के इंटरप्रिटेशन के विषय में कोर्ट ने कहा कि इट प्रोवाइड्स फॉर प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, और इसके तहत पार्लियामेंट को अमेंडमेंट की कोई पावर नहीं दी गई है। फिर आता है 1973 का केशव नंदा भारती केस, जिसमें कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन किया था। लेकिन इस जजमेंट का क्रिटिसिज्म इस बात पे भी होता है कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर में कौन से प्रोविजंस आएंगे और कौन से नहीं, ये नहीं बताया गया है, बल्कि इट हैज बीन लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ जुडिशरी। और इसी वजह से ओवर द इयर्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट जजमेंट्स दिए हैं। इसके अलावा इसी केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स पे भी लागू होंगी, प्रोवाइडेड इट डज नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये केस 11 जजेस की बेंच के द्वारा डिसाइड किया गया था और इसी वजह से अभी तक इस जजमेंट का इस्तेमाल होता है फॉर स्ट्राइकिंग डाउन एनी अमेंडमेंट पास्ड बाय द पार्लियामेंट। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन प्रेजेंट गवर्नमेंट लेकर आई थी उसको भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केशव नंदा भारती वाले केस को साइट करते हुए स्ट्राइक डाउन किया था। फिर आता है 1992 का इंदिरा स्वाहिनी केस। इसमें आर्टिकल 16(4) के स्कोप की बात की गई थी। मेनली इट चैलेंज्ड द प्रोविजन जिसके तहत ओबीसीज को 27% रिजर्वेशन की बात की गई थी। इस केस में कोर्ट ने रिजर्वेशन को तो सही ठहराया, बट कुछ कंडीशंस लगा दी कि कब स्टेट ओबीसीज को रिजर्वेशन दे सकता है। इसमें सबसे पहले तो था क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट, यानी कि रिजर्वेशन के बेनिफिट्स के तहत आप अगर अपनी सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस से बाहर निकल चुके हैं तो आपको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है।
इसके अलावा प्रमोशन में भी रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता और साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया था कि कोई भी स्टेट 50% से ज्यादा सीट्स को रिजर्व नहीं कर सकता। कुल मिला के एक अपर कैप लगा दी गई ऑन द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखिए, लॉ को जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए हमारे पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में 9th शेड्यूल ला दिया था और ये कहा था कि यदि कोई लेजिस्लेशन 9th शेड्यूल में रख दिया गया है तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। लेकिन 2007 के IR कोहेलो के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 9th शेड्यूल में जो भी लॉज हैं उनको भी सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकती है। अब रीसेंट केसेस की बात करें तो 2011 में अरुणा शॉनबॉक का केस आया था जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डाई विद डिग्निटी, बट कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया की प्रेयर को रिजेक्ट कर दिया था। अरुणा शॉनबॉक एक नर्स थी जिनके साथ गैंगरेप की वजह से वो एक वेजिटेटिव स्टेट में पहुंच गई थी, यानी कि शी वॉज अलाइव बट उनके जो एसेंशियल फंक्शंस थे वो खत्म हो गए थे, विच इंक्लूडेड बीइंग ब्लाइंड, बीइंग पैरालाइज्ड एंड बीइंग डेफ। और घटना के बाद 42 इयर्स तक शी वॉज इन द सेम कंडीशन। हाउएवर 2018 के कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया को अलाउ कर दिया। फिर आता है 2014 का नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें ट्रांसजेंडर्स के राइट्स की बात की गई थी और कोर्ट ने कहा था कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स हैव द राइट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ थर्ड जेंडर। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि गवर्नमेंट को ऐसे लोगों को माइनॉरिटीज की तरह ट्रीट करना चाहिए और साथ ही साथ इनको एजुकेशन में और जॉब्स में रिजर्वेशन देना चाहिए। फिर है 2017 का KS पुट्टास्वामी केस। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट मान लिया अंडर द परव्यू ऑफ आर्टिकल 21। इसके पहले एक केस था खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये केस काफी पुराना है और इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू प्राइवेसी। कुल मिला के KS पुट्टास्वामी के केस से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खड़क सिंह के जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया। एंड लास्टली 2018 में आया नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 ऑफ IPC को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया क्योंकि सेक्शन 377 के अंतर्गत होमोसेक्सुअल एक्ट्स एक क्राइम थे। लेकिन कोर्ट ने कहा कि यदि दो कंसेंटिंग अडल्ट्स कंसेंशुअल सेक्सुअल कंडक्ट करते हैं तो उनको सेक्शन 377 ऑफ IPC के अंतर्गत पनिश नहीं किया जा सकता। अब देखिए, NGT के इस ऑर्डर को हमने सिविल लॉज में इसलिए रखा है क्योंकि इसमें रिव्यू एप्लीकेशंस के बारे में बात हुई है। केस का नाम है मॉल रोड, वसंत कुंज, दिल्ली वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये केस NGT की फुल बेंच ने 22 सितंबर को डिसाइड किया था और कहा था कि कोई पॉलिसी सही है या फिर नहीं ये कोर्ट्स नहीं डिसाइड कर सकती, बल्कि इसके लिए पार्लियामेंट इज द एप्रोप्रिएट फोरम। केस के फैक्ट्स की बात करें तो इसमें रिस्पोंडेंट यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से कहा गया था कि आप केस के फैक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर कोर्ट से प्रे की गई थी कि आप रिस्पोंडेंट यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को डायरेक्ट करें फॉर टेकिंग एप्रोप्रिएट लीगल एक्शन अगेंस्ट एन अननेम्ड RMC प्लांट। यहाँ पर RMC का अर्थ है रेडी टू मिक्स कॉन्क्रीट। अब दिक्कत इस बात की थी कि ये जो RMC प्लांट था ये राजौकरी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में सिचुएटेड था। इसके अलावा ये भी प्रे की गई थी कि कोर्ट रिस्पोंडेंट्स को डायरेक्ट करे फॉर फॉर्मुलेटिंग एंड प्लेसिंग ऑन रिकॉर्ड प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट सच इंक्रोचमेंट्स। यहाँ पर कोर्ट ने प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट से रिपोर्ट सबमिट करने को कहा था, जिसको कि शॉर्ट में PCCF कहते हैं। और इस रिपोर्ट के हिसाब से जो RMC प्लांट था वो एक प्राइवेट लैंड पे सिचुएटेड था और जो भी इलीगल स्ट्रक्चर था उसको अथॉरिटीज के द्वारा रिमूव कर दिया गया है। इसके अलावा जो प्राइवेट लैंड है उसको बार्ब वायर से प्रोटेक्ट किया गया है। अब इस केस में NGT ने सबसे पहले तो अपने जुरिस्डिक्शन का स्कोप बताया और कहा कि ट्रिब्यूनल तभी इंटरवीन कर सकता है जब किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ हो या फिर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का वायलेशन हुआ हो या फिर किसी स्टैट्यूट से स्टेट ने कंप्लाई ना किया हो या फिर स्टेट की किसी अथॉरिटी ने अपनी पावर्स के बाहर जाके कोई काम किया हो। आगे NGT ने कहा कि प्रेजेंट एप्लीकेशन में कहीं पर भी इन सभी चीजों के बारे में बात नहीं की गई है। आगे NGT ने यह भी कहा कि जो रिव्यू जुरिस्डिक्शन है उसको
ऑर्डर 47 रूल 1 से समझा जा सकता है। ऑर्डर 47 ऑफ सीपीसी में किसी जजमेंट के रिव्यू की कंडीशंस दी गई हैं और इसके हिसाब से रिव्यू एप्लीकेशन में पार्टी को कोर्ट को सेटिस्फाई करना होगा कि सब्सिक्वेंट स्टेज में नए एविडेंसेस डिस्कवर हुए हैं जिनका संज्ञान इनिशियल स्टेज पे नहीं लिया गया था। इसके बाद ट्रिब्यूनल ने वो 4 सिनेरियोज भी बताए जिसमें किसी ऑर्डर को रिकॉल किया जा सकता है। पहला तो जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं दे हैव अ पेटेंट लैक ऑफ जुरिसडिक्शन। सेकेंडली, अगर कोई भी जजमेंट फ्रॉड या फिर कल्यूजन से ऑब्टेन किया गया है तो भी उसको रिकॉल किया जा सकता है। थर्डली, अगर कोर्ट से कोई मिस्टेक हो गई हो जिसकी वजह से किसी पार्टी के राइट्स का हनन हुआ हो। और लास्टली, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट की वजह से कोई जजमेंट दे दिया गया हो। इन्हीं सब आर्गुमेंट्स के बेसिस पर कोर्ट ने कोई भी नए डायरेक्शंस नहीं दिए बल्कि रिस्पोंडेंट से ये कहा कि जो पॉइंट्स ओरिजिनल एप्लीकेशन में उठाए गए थे उन्हीं के ऊपर रिस्पोंडेंट एक एप्रोप्रिएट रिपोर्ट सबमिट करें। अब ये काफी इंटरेस्टिंग केस है सेक्शन 8A ऑफ कस्टम्स एक्ट के ऊपर। यहाँ पर सारा मुद्दा उस नोटिफिकेशन से जुड़ा हुआ था जो कि सरकार ने पुलवामा अटैक्स के बाद जारी किया था रिगार्डिंग ट्रेड विद पाकिस्तान। केस का नाम याद रखिएगा, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस जीएस चथा राइस मिल्स, और ये डिसीजन 23 सितंबर 2020 को आया है। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस बेंच ने कहा कि क्योंकि अब जो भी गैजेट नोटिफिकेशंस हैं वो एनालॉग मोड से डिजिटल मोड में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसलिए प्रिसाइज टाइम ऑफ नोटिफिकेशन बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है इन रिगार्ड्स टू कस्टम्स, जिसमें कस्टम्स एक्ट के सेक्शन 8A के अंतर्गत सरकार नोटिफिकेशन जारी करती है। केस के फैक्ट्स को अगर हम देखें तो 14 फरवरी 2019 को पुलवामा टेररिस्ट अटैक हुए थे और उसी के 2 दिन बाद 16 फरवरी को गवर्नमेंट ने सेक्शन 8A के अंतर्गत एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कस्टम ड्यूटी को बढ़ा के 200% कर दिया गया बाय इंट्रोड्यूसिंग अ टैरिफ एंट्री फी। अब देखिए जो प्रिसाइज टाइम था फॉर द अपलोडिंग ऑफ नोटिफिकेशन वो था 8:46। अब इस अपील में जो रिस्पोंडेंट फर्म है पाकिस्तान से सीमेंट इंपोर्ट करती थी जिसमें से 1400 बैग पाकिस्तान में 1 फरवरी को खरीदे गए थे। अब 16 फरवरी के इवेंट्स की बात करें, कार्गो की एक ट्रक ने 4:31 पे जीरो लाइन को क्रॉस किया और उसके बाद 6 बजे शाम को अटारी बॉर्डर को क्रॉस किया। अटारी बॉर्डर को क्रॉस करने के बाद उन्होंने बिल्स ऑफ एंट्री भरी इन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 46 ऑफ कस्टम्स एक्ट, जिसमें कि उन्होंने अपने गुड्स का वैल्यूएशन और डिस्क्रिप्शन डिक्लेयर किया था और साथ ही साथ प्रेजेंट नोटिफिकेशंस के हिसाब से अपने गुड्स का सेल्फ असेसमेंट किया था। अब देखिए जो इन्होंने डिक्लेरेशंस किए थे दे वर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन बाय कस्टम्स डिपार्टमेंट, जिन्होंने इन गुड्स पे डिस्प्यूट नहीं किया और उनको TR6 चालान दे दिए। अब देखिए हुआ क्या कि 16 फरवरी 2019 को सैटरडे था और कस्टम ऑफिस 6 बजे के बाद बंद हो जाता है। फिर ये 18 तारीख को खुलना था। अब कुछ इंपोर्टर्स ने तो अपनी ड्यूटीज ऑनलाइन भर दी जबकि कुछ ड्यूटीज पेमेंट इन प्रोग्रेस थी। इसके बाद 16 फरवरी का नोटिफिकेशन आ जाता है शाम को 8:46 पे, मतलब कि गुड्स इन प्रोसेस हो गए थे बट नोटिफिकेशन आ गया जिसकी वजह से कस्टम अथॉरिटीज ने गुड्स को रिलीज करने से मना कर दिया। तो यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा इंटरप्रिटेशन ऑफ डे एंड डेट का था। इस विषय में असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जो नोटिफिकेशन था वो 16 फरवरी को जारी किया गया था और इसलिए ये माना जाना चाहिए कि इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 00 आवर्स ऑफ 16 फेब। अब 00 आवर्स का मतलब है सुबह के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे नहीं बल्कि सुबह के, यानी कि मिडनाइट। हाउएवर कोर्ट ने इस कंटेंशन को मानने से मना कर दिया और कहा कि अगर आपके हिसाब से हम इंटरप्रिटेशन करते हैं तो जो मीनिंग, इंटेंट और पर्पस है ऑफ सेक्शन 8A उसी को हम वॉयलेट कर देंगे। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि जो एनालॉग व्यवस्था से डिजिटल व्यवस्था की तरफ हम बढ़ रहे हैं उसमें प्रिसाइज टाइम का सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो एक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है और इसीलिए ये रेट्रोस्पेक्टिवली काम नहीं कर सकता, यानी कि जब नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके पहले के टाइम पीरियड के लिए ये ऑपरेट नहीं कर सकता। अपने पॉइंट को रीजन देने के लिए कोर्ट ने रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस चित्तूर वर्सेस एसोसिएटेड ट्रांसपोर्ट मद्रास के केस को साइट करते हुए कहा कि अगर लेजिस्लेचर ने कुछ रूल्स फ्रेम किए हैं जिसके अंतर्गत उन्होंने किसी अन्य बॉडी को ऑथराइज किया है फॉर द फ्रेमिंग ऑफ नोटिफिकेशंस या फिर रेजोल्यूशन,
तो उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि लेजिस्लेचर ने सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की पावर दे दी विद रिगार्ड टू रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ लॉ। कुल मिला के कोर्ट का ये कहना था कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ किसी भी लॉ को पास करने का अधिकार पार्लियामेंट का है, ना कि गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट और पार्लियामेंट में यही डिफरेंस है कि गवर्नमेंट इज एन एग्जीक्यूटिव ब्रांच जबकि पार्लियामेंट इज अ लेजिस्लेटिव ब्रांच। तो ये था हमारा एनालिसिस 7 अक्टूबर के डेली लीगल एंड पॉलिटी करंट अफेयर्स का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।